नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार की सियासत क्या कहें, कहां तक सियासत जाएगी? अब सियासत में, राजनीति में भारत रत्न है और चर्चा के केंद्र में कर्पूरी ठाकुर हैं और लालू यादव हैं। दोनों में तुलना भी की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। तेजस्वी यादव जो इन दिनों बिहार की यात्रा पर हैं, चुनाव तो सामने है ही, और नीतीश कुमार की भी यात्रा चल रही है। तो तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले ही समय आने पर लालू यादव को भी भारत रत्न देंगे। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया और तेजस्वी यादव याद करा रहे हैं कि जीते जी कर्पूरी ठाकुर को ये भाजपा वाले ही गाली दिया करते थे, आरक्षण को लेकर ऐसी बातें किया करते थे जो कहने में भी संकोच है। कर्पूरी ठाकुर को क्या क्या न कहा गया, कर्पूरी ठाकुर और उनकी मां के बारे में। तो अब भारत रत्न लालू यादव को बीजेपी वाले कह रहे हैं भ्रष्टाचार का रत्न मिल सकता है। तेजस्वी यादव इतना ही नहीं है कह रहे हैं बिहार में पकरौआ विवाह तो सुना था, आजकल पकरौआ मुख्यमंत्री। कभी नीतीश कुमार का वो कद था कि सामने से थाली छीन लेते थे अपने स्वाभिमान के लिए, और अब पैर पकड़ रहे हैं। तो देखिए, भारत रत्न पर जब सियासत छिड़ी है तो कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि जो तेजस्वी कह रहे हैं कि आगे भारत रत्न बीजेपी वाले ही देंगे, तो क्या तेजस्वी यादव मान रहे हैं कि आगे भी बीजेपी की सरकार ही जारी रहेगी, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बना रहेगा? देखिए, 2029 तक तो नरेंद्र मोदी हैं ही, यदि बीच में राष्ट्रपति न बन जाए तो क्या लालू यादव को 2029 के पहले भारत रत्न मिल सकता है? तो क्या आरजेडी और बीजेपी का भी कोई समझौता हो सकता है? और यदि आगे मिलता है तो क्या इसका आशय यह कि तेजस्वी यादव मानते हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ही देश में सरकार बनाएगी? तो तेजस्वी यादव ने अपने ही सवालों से, अपने ही जवाब से कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं, और बिहार में जब चुनाव करीब आएंगे तो ऐसे बवंडर उठेंगे ही उठेंगे जिस पर लोग चर्चा करेंगे। अब बीजेपी वाले तो बिल्कुल घोटालों की लिस्ट लेकर बैठ गए हैं। सुशील मोदी की किताब लालू लीला का उदाहरण दिया जा रहा है। सुभाष यादव के उन बयानों को याद दिलाया जा रहा है कि लालू यादव के घर में, लालू यादव के सरकारी बंगले में, सीएम हाउस में अपहरण की डीलिंग होती थी। तो लालू यादव को भारत रत्न बीजेपी वाले देंगे, यह बात कहां तक हजम होती है अजीत? देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस ये हम लोग पहले जो तेजस्वी यादव ने कहा है, जी। उस स्टेटमेंट को, भारत रत्न वाले स्टेटमेंट को पूरी तरह से राजनीतिक नजरिए से देखने की जरूरत है, चुनावी जी। नजरिए से देखने की जरूरत है। हम्म। ये बात ऐसे पिछले साल हम लोगों ने सुनी थी, पहले अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर नवंबर में किसी समय में आरजेडी कार्यालय के बाहर होर्डिंग वगैरह भी लगे थे और बिल्कुल लालू होने यादव लगी। को भारत रत्न देने की मांग हुई थी। जी। ये बात सब हम लोगों ने सुना। वो इसके बाद हुआ था कि कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न मिल गया, ये जी। जब सत्ता परिवर्तन हो गया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया, उसके बाद आरजेडी के लोगों ने कहना शुरू किया और वहां पोस्टर होर्डिंग्स लगे। हम्म। अब चुनावी साल में, चुनाव के छह और सात उधर महीने नीतीश कुमार पहले को भी भारत रत्न देने की मांग होने लगी। वो जेडीयू के लोग कर ही रहे हैं, जेडीयू जी। की तरफ से नीतीश कुमार के लिए मांग हो ही रही है। हम्म। अब चुनाव के 6-7 महीने पहले आरजेडी ने किया है और बड़ा कंसिस्टेंट तरीके से इस बार तेजस्वी यादव ने यह कहना शुरू किया है। जी। तो पहली नजर में हमको ऐसा लग रहा है ज्ञानेश्वर जी कि अभी जो भी टीम आरजेडी के लिए ब्रांडिंग और पीआर का काम देख रही है, हम्म। उसने ये बात कही है कि आप लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग करिए, इस बात को छेड़िए। जी। जब लालू यादव को भारत रत्न देने की बात छिड़ेगी तो ये सवाल आएगा ना कि किस लिए दिया जाए। बिल्कुल। तो इसलिए दिया जाए क्योंकि उन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों को आवाज दी थी। जी। तो ये लालू यादव की यूएसपी रही है। सचमुच लालू सामाजिक न्याय यादव, के योद्धा। बिल्कुल, बिल्कुल, और सामाजिक न्याय के मसीहा लालू यादव नीतीश कुमार से पहले थे। नीतीश हम्म। कुमार उनके साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार की हैसियत उस समय सलाहकार की थी और सेकंड फिडल प्ले कर रहे थे वो नीतीश कुमार के, लालू यादव के नीचे, उनके जी। छोटे भाई की तरह। हम्म। तो लालू यादव ने जो सामाजिक न्याय का काम किया है,
गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों को आवाज देने का जो काम किया है, वो कैसे राजनीतिक नैरेटिव में आए, कैसे राजनीतिक विमर्श में आए, कैसे उससे पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो, इसके बिल्कुल। लिए कोई ऐसी चीज कही जाए जिससे लोगों को शौक लगे, झटका लगे। ये जी। मार्केटिंग का एक तरीका होता है कि आप हुँ, चौंकाइए लोगों को। हुँ, तो कोई नहीं सोच सकता था, कोई नहीं सोच सकता है अभी भी, और एकदम ये बात मान के चलिए, कर्पूरी ठाकुर जैसे महान व्यक्ति को दशकों लग गए, उनकी मृत्यु के बाद कई दशक लग गए उनका योगदान को स्वीकार करने और भारत जी। रत्न मिलने में। तो हुँ, ये तो हम लोग मान के चले कि हम लोग कई दशकों तक, अगले कई दशकों तक ये नहीं देखने जा रहे हैं कि कोई लालू यादव को भारत रत्न देने जा रहा है। अब बहुत बिल्कुल। दशक बाद कभी ऐसा हो जाए कि तेजस्वी यादव के समर्थन से देश में सरकार बने, कभी उनकी पार्टी, वो जब तेजस्वी यादव 60-70 साल के हों, उनके समर्थन से दिल्ली में सरकार बने और वो हुँ, सरकार दे दे, तो अलग चीज है। फिर उस समय पता नहीं हम लोग रहेंगे भी कि नहीं उसको देखने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अभी नहीं होने जा रहा है। हुँ, इसलिए ये चौंकाने वाली बात है, शॉक हुँ, देने वाली बात है कि लालू यादव को भारत रत्न दीजिए। किस लिए दीजिए? क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों, अकलियत के लोगों को आवाज दी, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई, उनको सवर्णों के सामने, दबंगों के सामने तनकर खड़े होने की हिम्मत दी, अपने बात करने का हौसला दिया। आप इसके लिए लालू यादव को मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर सीधे-सीधे ये बात कहते, हुँ, जो बीजेपी, जेडीयू का जो नैरेटिव है जंगल राज का, उस हुँ, जंगल राज के नैरेटिव के बीच में बरक्स आप ये रखते कि उन्होंने सामाजिक न्याय किया है, तो शायद बात नहीं सुनी जाती और शायद हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे होते। हुँ, तो ये बात हमेशा कही जाती है। अब जी। उन्होंने सीधा भारत रत्न कह दिया, तो ये हुँ, शौक दिया एक बार उन्होंने, तो सब सोचेंगे, सब मुड़ के देखेंगे कि भाई किस बात के लिए माँग रहे हैं। जी। दूसरा जो ब्रांडिंग पीआर का जो दूसरा स्टेप इसका जो हमको दिख रहा है, वो ये है कि कर्पूरी ठाकुर के पेडेस्टल पर बिठाओ लालू यादव। बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर जिस सीढ़ी पर, जिस पायदान पर बैठे हैं, उस पायदान पर बिठाओ लालू यादव। जी। हुँ, और वो बैठा दिया गया। हुँ, जैसे सारी तुलना शुरू हो गई, कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय किया, आरक्षण किया, गरीबों, दलितों, वंचितों को आवाज दी, और बीजेपी जो उस समय जनसंघ थी, हुँ, उसने उस समय भी उनको अटैक किया, बाद में बीजेपी ने भी उनको अटैक किया, और उन्होंने वही काम जो कर्पूरी ठाकुर का था, उस अधूरे काम को फिर लालू यादव ने आगे बढ़ाया, और इसलिए लालू यादव गालियां सुन रहे हैं बीजेपी से। जी। तो ये कर्पूरी ठाकुर के पेडेस्टल पर लालू यादव को बिठाओ। हुँ, तीसरी बात है, कर्पूरी ठाकुर का पेडेस्टल जो है, वो सभी गरीबों का है, सभी वंचितों का है, सभी पिछड़ों का है। हुँ, लालू यादव आज की तारीख में जो यादवों के नेता बन गए हैं, उसको वहां से उठा करके सभी पिछड़ों का नेता बनाओ, और उसके बिल्कुल। लिए सभी पिछड़ों के जो सबसे बड़े नेता हैं, सिर्फ बिहार हुँ, के नहीं, कर्पूरी ठाकुर पूरे देश के तमाम पिछड़ों, दलितों, वंचितों की आवाज थे। तो उनके बराबर बिठाओ लालू यादव को, जो आज सिर्फ यादव के नेता बन के रह गए। तो जी। ये एक बड़े बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एक सुनियोजित बात है, ये एक सुनियोजित मुद्दा है जिसको उठाया है उन्होंने। अब पीआर हुँ, ब्रांडिंग वाले ने कहा है, खुद उनको समझ में आई है ये बात, या उनके साथ जो लोग हैं, किसी की राजनीतिक बुद्धि ऐसी खुली जिसने कहा कि इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं, तो लालू हुँ, यादव के योगदान की चर्चा पॉजिटिव वे में शुरू हो सकती है। दूसरा, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको कर्पूरी ठाकुर के बराबर रखा जा सकता है, तुलना हो सकती है, लोगों का ध्यान तो जाएगा गरीबों का, पिछड़ों जी। का, दलितों का, हुँ, वंचितों का। और तीसरा, जो यादवों के नेता है, उसकी जगह उनको ओबीसी पिछड़ों का नेता एक कहा जाने लगेगा। ये जहाँ 3 से चीजें शुरुआत हुई, में रख जहाँ से शुरुआत हुई थी लालू यादव की, गरीबों के बिल्कुल, नेता, बाद में बिल्कुल। पिछड़ों के नेता, फिर यादवों के नेता और मुसलमानों के नेता, तो फिर वहीं पहुंचाना है कि नहीं, गरीबों के नेता और हाँ, अति पिछड़ी राजनीति। देखिए, मूल ध्येय तो यही है, मूल लक्ष्य तो यही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सीधे-सीधे कहते कि ये नेता है लालू यादव, तो लोग, अब गंगा में इतना पानी बह चुका है पिछले 20 साल में कि लोग ध्यान नहीं देते इस बात। जी। और इसलिए हैरान करने वाले, चौंकाने वाली चीज में का एक मुद्दा उठा करके ये बात, इस बात को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ले आया गया है जी। कि लालू यादव पर चर्चा हो उस नजरिए से। अभी हुँ, तक क्या चर्चा होती है? अभी तक बीजेपी, जेडीयू के बनाए नैरेटिव की रोशनी में लालू यादव की चर्चा होती है, और बिल्कुल। वो नैरेटिव वही है जो सुशील मोदी की किताब का जिक्र किया आपने, या सुभाष यादव के बयान का जिक्र किया आपने, जो अभी उस जंगल राज की बात है, या नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि 2005 के पहले कुछ था जी, बिहार में कुछ नहीं था, लड़कियां, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, लोग स्कूल नहीं जाते थे, किसी को इतना अपराध होता था, तो इस नैरेटिव में देखा जाता था, इस रोशनी में लालू यादव को देखा जाता था। जी। अब इस रोशनी में देखिए कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया, और हुँ, उसके लिए उनको भारत रत्न देने की मांग हो रही है। तो ये एक राजनीतिक विमर्श है जो खड़ा किया जा रहा है चुनाव के 6-7 महीने पहले, और इस बिल्कुल। ट्रैप में जेडीयू, बीजेपी जरूर आएगी। देखिए आ उन लोगों जाएगी। ने, हाँ,
आ जाएगी, बीजेपी और जेडीयू ट्रैप में आ हाँ, जाएगी। हाँ, दोनों आएँगे जी। इस ट्रैप में। देखिए, अच्छा। जितना जितनी बार लालू तेजस्वी यादव ये कहेंगे, उतनी बार ये लोग बताएँगे कि नहीं वो तो वो चाराचोर हैं, तो उनके जंगल राज था, उनके यहाँ अपराध होता था, ऐसे ये सारी चीज़ें आप बताएँगे। हुँ, तो जब आप ये सारी चीज़ें बताएँगे, तो दूसरे को भी अपनी चीज़ें बताने का मौका मिलेगा। आप इस सब्जेक्ट को ज़िंदा रखेंगे, आप लालू यादव को ज़िंदा रखेंगे। जी। देखिए, जो नवल किशोर यादव की बात भी हमने सुनी, उन्होंने कहा कि लालू यादव जो है वो वो वही जो लोग जिस बात की बात हो रही है, जिस पूरे देश के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक है लालू यादव। तो जी। लालू यादव को बहस के केंद्र में रखना है, विमर्श में हुँ, रखना है। अब लगता है, अब उसमें एक ये भी समझ में आ रही है, बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, हमको ये भी दिख रहा है कि हुँ, लालू यादव के नाम पर डिफेंसिव होने की बदले आरजेडी अब ऑफेंसिव हो रही है। बिल्कुल, ला, लालू बिल्कुल। यादव का बचाव करने, उनको छिपा करके रख देने, कंबल उड़ा के घर में बंद करने की बजाय अब लालू यादव के नाम पर ऑफेंसिव हो रही है अभी आरजेडी, कि जी। उसको पता है कि अगर हम लालू यादव को 7 ताले में भी बंद करते हैं, तब भी बीजेपी जेडीयू को उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ना है। हुँ, दिखे ना दिखे, लालू यादव के नाम पर ही जब लड़ना है और बिल्कुल। उससे जो डैमेज होना है वो डैमेज होना ही है, तो हुँ, क्यों नहीं उसको हम ऑफेंसिव होकर के उसका कुछ एडवांटेज लेने की कोशिश करें। जब आपने समझ ही लिया कि आरजेडी मतलब जेडीयू बीजेपी की स्ट्रेटजी क्लियर हो गई है कि लालू यादव के राज की याद दिलानी है और उस नाम पर वोट मांगना है, तो और जब देखिए लालू अजीत जी, मुझे याद है 2015 का चुनाव, जब नीतीश और लालू एक हो गए थे कांग्रेस के साथ में। देखिए पिछड़ों की गोलबंदी, अति पिछड़ों की गोलबंदी कैसे हुई थी। मैं सिवान गया हुआ था और मेरे साथ दिल्ली के कुछ पत्रकार भी थे। तो आजकल के वोटर तो बहुत ही होशियार हो गए हैं और वह कुछ बताते नहीं है, और बिहारी जुबान वाले पत्रकारों को तो और भी संकेत नहीं देते हैं। तो जो दिल्ली वाले थे, उन्होंने कहा देखिए मैं बाहर से आया हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो खेत में काम करता हुआ कोई व्यक्ति आया जो मुरेठा बांधा हुआ था। उसने क्या कहा कि मुरेठे का सवाल है, लालू यादव की पगड़ी का सवाल है, इसलिए वोट तो हम लालू यादव को ही देंगे। हम लोगों ने पूछा, 2005 के पहले का सवाल भी पूछा, तो उसने कहा कि देखिए आप लोगों को नहीं पता है 2005 के पहले हमारी क्या स्थिति थी। जो शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह जी थे, वे अपने घर पर गाय दूहने के लिए, भैंस दूहने के लिए बुलाते थे और वे सोए होते थे, हम लोगों को सुबह पहुंच जाना होता था। और मालिक उठ रहे हैं, मालिक उठ रहे हैं, तो मालिक के उठने में इतना वक्त लगता था कि पूछिए मत। हम लोग वहां बाल्टी लेकर खड़े होते थे, मालिक उठे, मलकिनी जागी, फिर कहा जाता था कि अच्छा बाल्टी उलट कर दिखा दो, इसमें पानी तो नहीं है। फिर जब गाय दूह लिया, भैंस दूह लिया, तो फेन मरने का इंतजार करो कि फेन के साथ मत दो। और बाद में मलकिनी जो है बाजार से नपना भी ले आई कि तुम्हारे नपना में खोट है। तो लालू यादव ने वह आवाज दी, वह ताकत दी कि आज कोई शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह जी, पांडे जी यह नहीं कह सकते हैं कि दूध दूहने मेरे दूध पर आओ। वह कुर्सी पर सामने नहीं बैठाते थे, नीचे बैठना होता था। और जब पैसे देने की बात होती थी महीने में, तो कहते थे अच्छा खाने के लिए कुछ नहीं है क्या, कुछ अनाज दे दो। तो लालू यादव ने वो ताकत दे दी। तो देखिए एक पक्ष वह भी है कि यदि जो आपने कहा कि ताले में बंद नहीं रखना है, जो डैमेज होना है वह डैमेज होगा तो होगा, लेकिन लड़ ले। तो लालू यादव की उस चेहरे को यदि फिर से याद करा दे, तो फिर वह गरीबों के नेता बन सकते हैं। ऐसा स्ट्रेटजी जो है उन्हें शायद लग रहा होगा। हाँ, बिल्कुल यही यही सोच के किया गया है। अब वो बन सकते जी। हैं या नहीं बन सकते हैं, वो नैरेटिव 90s का नैरेटिव, क्योंकि आज जी। जो पीढ़ी है, एक बड़ी पीढ़ी जिसका जन्म 2000 में हुआ या उसके थोड़ा पहले हुआ, बिल्कुल। उन्होंने वो समय नहीं देखा है। हुँ, उन्होंने सिर्फ उनको ये कहानियाँ पता है, उन्होंने ये कहानियाँ सुनी हैं इन सब चीज़ों की कि पहले ऐसा ज़ुल्म था, अत्याचार था। हालाँकि मेरा मानना है कि सामंती व्यवस्था उस तरह से कभी बिहार में नहीं रही, जैसे जिस तरह से मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या दूसरे कई राज्यों में हम लोग सुनते हैं, वैसी बिल्कुल। बिहार में नहीं रही है। लेकिन ये हुँ, बातें जो आप कह रहे हैं, ये तो बहुत ही अपरेंट थी, हर हर गाँव में, हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलती थी। हुँ, तो वहाँ लालू यादव की एक बड़ी भूमिका रही, वो ऐतिहासिक भूमिका रही, लेकिन वो भूमिका निभा चुकी, उसका समय बीत चुका है। हुँ, अब वो करने की ज़रूरत इसलिए है, उसको याद दिलाने की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि अभी आज आज 21वीं सदी के 25 साल, एक चौथाई का हिस्सा बीत जाने के बाद भी जेडीयू और बीजेपी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। उसी समय के लालू यादव की याद दिला रहे हैं। तो हुँ, उस समय भी लालू यादव जो एक कर रहे थे, वो उसी तरह की शॉक थेरेपी है, जिस तरह की एक शॉक थेरेपी दी तेजस्वी यादव ने। उस समय चीज़ें इतनी जड़ हो गई थी, इतनी सघन हो गई थी कि उनको साधारण तरीके से आप नहीं तोड़ सकते थे। बिल्कुल। साधारण तरीके से तोड़ने की कोशिश की थी
कर्पूरी ठाकुर ने। अब जब हम्म, कर्पूरी ठाकुर के साथ तुलना होगी, लालू यादव की बात आएगी, तो कई कई तुलना हो सकती है। जैसे हम्म, तुलना तो ये होगी सामाजिक न्याय वाली और बिहार में जो बदलाव वाली बात है, लेकिन ये देखिए कि भारतीय जनसंघ की मदद से ही पहली बार मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर। जी, और दूसरी बार भी जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो वो जनता पार्टी थी जिसमें भारतीय जनसंघ का मर्जर हो गया था, जनता पार्टी में बिल्कुल, भारतीय बिल्कुल, जनता पार्टी थी, शामिल हो गई थी। हम्म, तो हिंदुत्ववादी ताकतें जो है, जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, उन्होंने मदद किया था, उन्होंने कुर्सी हम्म, खींची भी, हटाया भी उनको। भारतीय जनसंघ और बीजेपी के नेताओं ने ही हटाया, और फिर रामसुंदर दास दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जब जब उनको कर्पूरी ठाकुर को हटवाया, तो जो खेल किया दक्षिणपंथी पार्टियों, मतलब बीजेपी ने या भारतीय जी, जनसंघ ने, हम्म, उसी तरह से लालू यादव भी पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा के समर्थन से ही बने। बिल्कुल, बिल्कुल, आज आज लालू यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी अछूत हो कि रोक लेंगे और हम लोग के रहते कैसे भाजपा सरकार बना लेगी, तो पहली बार आपने भाजपा की मदद से सरकार बनाई। कैलाशपति इंदर सिंह मिश्र के नामधारी कहने याद पर है याद ना? है। इंदर सिंह नामधारी याद है ना? हाँ हाँ, सब ध्यान है। कैलाशपति मिश्र के पास गए सब लोग, जी, कैलाशपति मिश्र की मर्जी से पार्टी की तरफ से समर्थन का पत्र भेजा गया राज्यपाल को, नहीं तो बहुमत तो था नहीं भाई। सीटें बिल्कुल, तो 122 ही आई थी 324 हम्म, के सदन में जनता दल को। जी, तो आपको समर्थन, तो बाहरी समर्थन की जरूरत थी, बाहरी समर्थन हम्म, से ही सरकार बनी। और बाहरी समर्थन बीजेपी का था। और केंद्र में बिल्कुल, बीपी सिंह की सरकार बनी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, और फिर भारतीय जनता जी, पार्टी ने समर्थन वापस लिया तो सरकार गिरी। तो हम्म, ये तुलना एक एक है कि समाजवादी हमेशा, चाहे एक दूसरे को जितनी गालियां दे, चलते रहे हमेशा दक्षिणपंथी ताकतों के साथ ही। जी, वो चाहे वहां समाजवाद की सारी चीजें, आप महाराष्ट्र में जाइए, वहां शिवसेना थे, सब एक साथ होते थे। हम्म, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल हो, या संयुक्त क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, या संसोपा प्रसोपा, जो भी जितनी पार्टियां थी, वो बिल्कुल, सब सब भारतीय जनसंघ के साथ चलती थी। तो हम्म, कर्पूरी ठाकुर के समय भी इन लोगों का समर्थन था, लालू यादव के समय भी बीजेपी का समर्थन था। एक समानता तो ये भी है। हम्म, तो क्या पता, जिस बीजेपी ने उनके आरक्षण, जिस जनसंघ ने उनके आरक्षण के सिद्धांतों से नाराज होकर के उनको हटवाया कर्पूरी ठाकुर ने, उसी उसी बीजेपी ने आज उसी का जो उत्तरवर्ती रूप है भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। जी, तो ये इसका संदर्भ दे रहे हैं तेजस्वी यादव। इस संदर्भ में भी ये भी अनायास नहीं आया है, ये हम्म, भी कहीं ना कहीं से सोचा समझा है कि जब ये बात होगी, तुलना होगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो पहले इतनी गालियां देती थी कर्पूरी ठाकुर को, उसने दिया, तो बिल्कुल, इसका मतलब कर्पूरी ठाकुर सही थे और भारतीय जनता पार्टी गलत थी, जी, और उसने गलती मानी कई दशक के बाद। तो हम्म, आज भी लालू यादव सही है, भारतीय जनता पार्टी गलत है। ये एक धारणा बनानी है, ये एक नैरेटिव बनाना है। ये बहुत, जी, मतलब बारीकी से पॉलिटिकल गेम प्लान, इसका बहुत बारीकी से एक राजनीतिक विमर्श खड़ा करने की कोशिश हुई है, हम्म, जिसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी। और अगर ये इशू बनता है, हमने कहा कि जेडीयू बीजेपी इस ट्रैप में फंसेंगे, क्योंकि वो लोग बार बार जवाब देंगे। उनको उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए मौका हो गया कि बिल्कुल, हम लालू यादव की पोल खोल रहे हैं। लालू यादव की पोल खोल करके तो आप लोग 1994 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी, अब ऐसा कौन सा हम्म, पोल है जो आप लोगों ने नहीं खोला है? हाँ, और अब यह भी दिखाया है आपने कि जब मौका मिला, जब आपको जरूरत हुई, लालू यादव को आपने बड़ा भाई मान लिया। हाँ, भाई नीतीश कुमार ने तो वैधता दिलाई ना, जिस जंगल जी, राज के खिलाफ आप लड़े, अब वापस से हम्म, आपने तेजस्वी यादव की लीडरशिप को वैधता दिलाई। जी, तेजस्वी यादव को अपने साथ 2 बार डिप्टी सीएम बनाया। अब हम्म, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लड़ रहे हैं, तो फिर लालू यादव को याद करके कितना क्या हासिल कर लीजिएगा? सही बात, तेजस्वी यादव की तो राजनीतिक लेजिटिमेसी आपने एस्टेब्लिश कर दी है हम्म, कि वो एक योग्य नेता है, एक योग्य प्रशासक है। और दोनों बार जब वो उप मुख्यमंत्री बने, तो दोनों बार सबसे बड़े, विधानसभा में सबसे बड़े दल के नेता थे। जी, तो सबसे बड़े दल के नेता के नाते उन्होंने, सबसे बड़े दल के नेता भी रहे, नेता प्रतिपक्ष रह चुके, 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके, तो अब उनके ऊपर चर्चा होगी। अभी तो मान लीजिए चुनाव नहीं आया है, लेकिन जब चुनाव बिल्कुल, आएगा, नजदीक होगा चुनाव, और हम्म, जब पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की बात होगी, तब तो होगा ना कि आप नीतीश कुमार का चेहरा दिखाइएगा, दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव का चेहरा होगा, और प्रशांत किशोर का चेहरा होगा। जी, तो तुलना लालू यादव से नहीं होगी। हम्म, इस बात को समझ, पता नहीं क्यों जेडीयू बीजेपी के लोग अभी उसी में उलझे हुए हैं कि तेजस्वी यादव ने कह दिया लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो अब ये अलग अलग इडियम्स खोज के, अलग अलग जुमले और मुहावरे खोज के ये लोग कहेंगे कि लालू यादव को भ्रष्टाचार का रत्न दे दीजिए, लालू यादव को जंगल राज का रत्न दे दीजिए, ये सब बातें आप कहेंगे। हम्म, तो इससे तो उन्हीं का विमर्श मजबूत होगा ना, जो विमर्श लाल तेजस्वी यादव सेट करना चाहते हैं, वही तो सेट होगा इससे। बिल्कुल, लालू यादव की चर्चा होगी। हम्म, और अब ये सोचना, अब इस बात को सोचना, देखिए अगर पिछला चुनाव भी, अब बीजेपी के लोग कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में कहा, हम लोग भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि लालू यादव का भय दिखाओ और वोट लो।
वो खाली लालू यादव के भय का वोट थोड़े था 2024 का लोकसभा का वोट, वो खाली नहीं, भय का लालू वोट नहीं यादव था। का भय दिखाओ और बीजेपी जेडीयू को वोट करो। देखिए, बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है अजीत जी कि देखिए, हम लोग तो रेस से बाहर नहीं कह रहे हैं अभी, लेकिन ठीक है, मुख्य रेस में नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से चुनाव लड़ने के लिए करीब 20,000 लोगों ने आवेदन कर दिया है और 35 से 40 करोड़ रुपए ऐसे ही इकट्ठा हो गए। अभी से कुछ देर पहले बेगूसराय से मुझसे कुछ लोग मिलने आए हुए थे। वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनके विधानसभा क्षेत्र से 8 लोग दावेदार हैं और उनमें 7 लोग ऐसे हैं जो भाजपा के मजे मजाए खिलाड़ी रहे हैं। भाजपा में कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है, जेडीयू में कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है, कोई नया चेहरा सामने आने की संभावना नहीं दिख रही है, आरजेडी में वैकेंसी नहीं दिख रही। तो ऐसे सभी लोग उधर जा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। हाँ, तो वो फिर एक अलग चुनौती खड़ी हो गई है, जी। और वो चुनौती दोनों लोगों के लिए है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो चुनौती दोनों लोगों के लिए है। अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए चुनौती है। जिस जी। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से कैंडिडेट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो आरजेडी के लिए खतरे की बिल्कुल। घंटी है। हम लोगों ने बाई इलेक्शन में देखा। तो प्रशांत किशोर दोनों के लिए चुनौती है, और वो एक पोटेंट फोर्स बिहार की पॉलिटिक्स में रहेंगे। देखिए, जी। एकदम हाशिए पर चली गई पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव हरा दिया। बिल्कुल। एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसने हार का रास्ता बहुत साफ कर दिया, निष्कंटक कर दिया भारतीय जनता पार्टी के जीतने के लिए। हम्म। तो एक तीसरी ताकत किसका रास्ता, किसकी चुनावी संभावना खराब करेगी, ये जब कैंडिडेट आने शुरू होंगे, उनका सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, जब उनका कैंपेन के स्लोगन सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि वो किसको ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, किसको कितना डैमेज करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर एक मजबूत ताकत के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, इस बात को एकदम मान के चलना चाहिए, हर पार्टी को मान के चलना चाहिए। और हम अभी भी उनको चुनाव के रेस में मान रहे हैं। देखिए, जी। रेस का मतलब जो थर्ड आता है वो भी तो रेस में रहता ही है। नीतीश तो कुमार है ना, नीतीश कुमार तो हाँ, है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तीसरे बैठे नंबर की हैं। पार्टी है भाई, तीसरे जी। नंबर की पार्टी है। और जी। नीतीश कुमार उस दिन से रेस में है जिस दिन पहली पार्टी बना करके लड़े थे और 324 के हाउस में सिर्फ 5 एमएलए जीता था। बिल्कुल। हम्म। तो तब भी रेस में थे नीतीश कुमार। जी। तो रेस में तो रहेंगे, लड़ाई में भी रहेंगे। एक त्रिकोणात्मक लड़ाई है। और फिर हम दोहरा रहे हैं कि बिहार में 20 से 22% वोट होता है जो किसी को वोट नहीं करता है, दोनों मुख्य धारा की पार्टियों और गठबंधन को वोट नहीं करता है। इतना जी। वोट हमको नहीं ध्यान आ रहा है कि देश के किसी भी राज्य में ऐसा वोट, ऐसा कल डिस्ग्रंटल्ड वोट। कल छपरा सिवान गोपालगंज के कुछ लोग आए हुए थे। वो कह रहे थे देखिए, मुकाबला इतना तगड़ा है कि करीब करीब 45,000 वोट हमारे भी, मतलब बीजेपी के लोग थे। हर विधानसभा क्षेत्र में है 45 से 50,000 है। और इतना ही वोट करीब करीब 5,000 7,000 इस क्षेत्र में अधिक, 5,000 7,000 उस क्षेत्र में कम आरजेडी का भी तय है। जो आप 20-22% की बात कर रहे हैं, वही 10-12 हजार वाले लोग जो हैं वह फैसला कर देते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, तो ये वो फ्लोटिंग वोट है जो जी। तात्कालिक चीजों से प्रभावित होता है, पार्टी के कैंपेन से, कैंडिडेट से प्रभावित होता है। जी। लेकिन 20 से 22% आदमी तो ज्ञानेश्वर जी किसी से प्रभावित नहीं होता है। हम्म। मतलब वो सोच के जाता है कि न बीजेपी वाले गठबंधन को वोट देना है, न जेडीयू के गठबंधन को वोट देना है, न आरजेडी वाले को वोट देना है। वो सोच के जाता है कि बिल्कुल। निर्दलीय को देता है, नोटा को देता है, किसी तीसरे चौथे कैंडिडेट को देता है, वो इन लोगों को वोट नहीं देता है। हम्म। तो वो जो वोट है, ये क्या वो ऐसा वो वोटर वर्ग, अब उसका कोई प्रोफाइलिंग नहीं हुई है। अगर कोई आदमी सर्वे करने जाए, कोई बड़ी एजेंसी करे, तो प्रोफाइलिंग करे कि वो कौन लोग हैं जो लोग किसी को वोट नहीं करते हैं। बिल्कुल। क्या वो लोग इन दोनों से ऊब गए हैं, इन दोनों को हम्म। ठीक नहीं मानते हैं बिहार के लिए, और कोई तीसरा विकल्प खोज रहे हैं, और जब हम्म। तीसरा विकल्प मिलेगा तो उसकी तरफ चले जाएंगे। अगर ये वो वोट है तो प्रशांत किशोर के लिए लॉटरी निकल सकती है, प्रशांत किशोर की। इन जी। दोनों का वोट ज्यादा तोड़े बगैर भी वो 20% की राजनीति कर सकते हैं। तो हम्म। ये खैर वो समझ रहे हैं, उनसे बढ़िया डाटा कौन समझेगा, लेकिन वो इस बात को समझ रहे हैं। तो ये वो एक चुनौती प्रशांत किशोर की भी एक चुनौती है। चलिए, उस भारत रत्न की चुनौती में बात हो जब गई, प्रशांत किशोर की बात हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव और भी कह रहे हैं ना कि पकड़ुआ मुख्यमंत्री, कभी थाली छीन लेते थे, आज पैर पकड़ लेते हैं। ये बड़ा कमजोर नस पर हमला करना है ना। जी। पैर पकड़ के लोगों ने देख लिया कि नीतीश कुमार हाँ। कई बार पैर छूने चले गए मैं नरेंद्र मोदी नरेंद्र के। मोदी तो के। क्यों पैर छूना है भाई? देश में कोई छूता है, कोई मुख्यमंत्री किसी का पैर छूता है जाके? बिल्कुल। कोई तो नहीं छूता है भाई। हम्म। बहुत बहुत सम्मान करते हैं तब भी नहीं छूते हैं। जी। ये नरेंद्र मोदी है कि उनके सर्वोच्च नेता है, मतलब 1 से 100 तक उन्हीं की गिनती है, 101 नंबर पर दूसरा आदमी आता है। तब जी। भी आपने किसी मुख्यमंत्री को देखा उनका पैर छूते हुए? हम्म। नहीं छूता है कोई आदमी। फिर नीतीश कुमार को क्या पड़ी रहती है कि पैर छूने चले जाते हैं? कभी उनका बिल्कुल। हाथ पकड़ लेते हैं, कभी उनका पैर छूने लगते हैं।
और हर बार आप सफाई दे रहे हैं कि 2 बार चले गए थे, गलती हो गई थी, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ये सब तो एक कमजोर नस है जिस पर तेजस्वी यादव चोट कर रहे हैं। बिहार की अस्मिता, आपको याद होगा कैसे नीतीश कुमार ने बिहारी सम्मान का मुद्दा बनाया था। जब डीएनए का उनके मुद्दा डीएनए को याद है? प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि उनके डीएनए में गड़बड़ है, तो अपने जी, डीएनए को उन्होंने बिहार का डीएनए बताते हुए और उसको बिहारी अस्मिता का मुद्दा बना दिया था, बिहार के सम्मान का मुद्दा बना दिया था। तो जी, और नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने पहली बार बिहारी सब नेशनलिज्म की बात कही, बिहारी हुँ, उपराष्ट्रीयता की बात उन्हीं के समय आई। नहीं तो बिल्कुल। बिहारी उपराष्ट्रीयता नाम की कोई चीज नहीं होती थी। बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, सबकी उपराष्ट्रीयता है। बिहार की नहीं है कोई हुँ, उपराष्ट्रीयता। हुँ, बिहारी सब नेशनलिज्म की बात आई थी। तो अगर तेजस्वी यादव इस पर चोट करते हैं, इस बात को वो कंसिस्टेंटली कहते हैं कि आप अपमानित कर रहे हैं बिहार को, आप पैर छूने चले जाते हैं और आप कृपा के मुख्यमंत्री हैं, तो ये एक बड़े सेक्शन को ये बात अपील कर सकती है। हुँ, बड़ा सेक्शन वो है जो जी, पहले लालू यादव के साथ था और फिर जाकर के नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। जो हुँ, बीजेपी के साथ है वो नहीं। जो जी, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, महादलितों में जो एक वर्ग है जिसको लगता है कि नीतीश कुमार से सुरक्षा है, नीतीश हुँ, कुमार से सम्मान है, उसको ये बात अपील कर सकती है कि अब नीतीश कुमार उसकी रक्षा करने, उसका उसका सम्मान बहाल करने के योग्य नहीं रह गए। हुँ, अब उसमें सक्षम नहीं है। तो फिर उसके बाद कौन है? तो उसके बिल्कुल। बाद स्वाभाविक रूप से तेजस्वी है। हुँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से तेजस्वी हैं क्योंकि जेडीयू और बीजेपी ने अपना नेता नहीं खड़ा किया, नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर नेता नहीं खड़ा किया। जी, तो ये अब नहीं संभव है कि आप बिना नेता खड़ा किए, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां जाति का कार्ड चले, जहां अस्मिता का मुद्दा हो, वहां आप उसके बगैर राजनीति नहीं कर सकते। बिल्कुल, दिल्ली में तो कर लिया आपने, दिल्ली की राजनीति बिल्कुल। सफल भी हो गई, दिल्ली में आप हुँ, कर भी ली, लेकिन हुँ, वही आप हरियाणा में नहीं कर सके। हरियाणा में जी, आपको एक एक कास्ट को काउंटर करने के लिए, जाट जो वर्चस्व है उसको काउंटर करने के लिए आपको एक पिछड़ा चेहरा प्रस्तुत करना पड़ा। हुँ। तो आप उसको प्रस्तुत करके चुनाव लड़े। तो हर जगह ये, वहां बिहार ऐसा राज्य है जहां एक चेहरा दिखाना होगा और और अभी यह तक भी आपने देखा नहीं जाएगा ना दिखाया। कि 3 मार्च को जब बजट आएगा, तो बजट तो पेश करेंगे सम्राट चौधरी और फिर हाँ, बजट को लेकर उनकी पॉपुलैरिटी या उन्हें कितना मार्क्स दिया जाता है क्योंकि मतलब नौकरी मतलब नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव को खारिज कर दिया गया, तो बजट मतलब भी नीतीश कुमार हो गए, तो इसका आशय फिर से कि बीजेपी घुटने के बल पर है, वह अपने किसी नेता को आगे नहीं लाना चाहती है। हाँ, ये बात होगा, लेकिन जी, ये भी हो, जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि ये संभव है कि जी, बजट में जो घोषणाएं हो, बीजेपी अपने तंत्र से उसका प्रचार करके उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करे और वो बिल्कुल। क्रेडिट सम्राट चौधरी को दिया जाए, क्योंकि हुँ, एक नेता जो अभी तमाम प्रयोगों में विफल होने के बाद जो अभी सबसे ताजा प्रयोग है बीजेपी का, वो सम्राट चौधरी है। हुँ, तो उनको, लेकिन उनको भी काटने में लोग लग गए। 10 तरह के खेमे बिहार में बन गए। कोई फला जी का, राय साहब का खेमा है, तो कोई फला चौधरी जी का खेमा है, कोई फला सिंह साहब का खेमा है। सब आदमी अपनी राजनीति कर रहा है दिल्ली में आकर के। जी, सबका हुँ, मकसद है कि सम्राट चौधरी को काटना है। तो अब बिल्कुल। उस काटने के चक्कर में क्या राजनीति हुई आज तक देखिए, मतलब जिस समय सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसके बाद क्या बदल गया, क्या हुँ, चीजें बदल गई। अभी भी तो जो मंत्री हैं वही प्रदेश अध्यक्ष हैं, सही उनको बात क्यों है। नहीं रहने दिए थे आप। हुँ, और हमको बीजेपी के एक अच्छे नेता ने, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी रह चुके हैं, ज्ञानेश्वर जी अभी बिहार में राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने हुँ, कहा कि हम लोग का तो कैंपेन ही, हम लोग का तो संगठन ही नहीं उठ पा रहा है नए अध्यक्ष के आने के बाद। अच्छा, तो भाई संगठन ही नहीं उठ रहा, क्योंकि उनको भी आपने एडहॉक ही रखा है ना, उनको भी तो कंफर्म हुँ, किया नहीं, अभी नॉमिनेशन होना था, चुनाव होना था, तो नहीं कराया आपने, उनका भी जी। चुनाव नहीं हुआ। तो नहीं, लीडरशिप उम्मीद है को कि जल्दी ही हो जाएगा, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है और ये कोई बिल्कुल, 4-5 महीने हो गए, 4 महीने, 5 जी, महीने हो, उससे ज़्यादा ही हो गए। तो हुँ, वो नहीं किया है। तो लीडरशिप नहीं आपकी इमर्ज नहीं करने दे रहे हैं, आप संगठन को उभरने नहीं दे रहे हैं, तो जी, आप नीतीश कुमार पर ही तो निर्भर होकर के जाएँगे। हुँ, क्योंकि आपने अभी तक नहीं किया, अपना नहीं किया। अगर अगर बजट पेश करने के बाद और तेजी से उभर जाते हैं, कद बड़ा हो गया सम्राट चौधरी का, और बड़ा होता है और हुँ, ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि जो महिलाओं के लिए योजना घोषित हो रही है, जो बुजुर्गों के पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, जो नौजवानों के लिए योजना घोषित हो रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर जो कैपेक्स फंड की बात होती है वो हो रहा है, जी, बजट बढ़ रहा है हम लोगों का। हुँ, तो ये उसका क्रेडिट अगर उनको मिलता है, जैसे कई लोग अभी जो मिडिल क्लास को छूट मिली उसके लिए निर्मला सीतारमन को क्रेडिट दे रहे हैं, हुँ, क्योंकि उन्होंने पढ़ा, निर्मला सीतारमन को क्रेडिट दे रहे हैं और तभी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं, क्योंकि जी, एक बिल्कुल, नया उनके ऊपर एक एक नई पहचान उनको मिली है।
तो जी। बजट से अगर सम्राट चौधरी को एक नई पहचान मिलती है कि वो मसीहा है मिडिल क्लास के भी, पिछड़ों के भी, अगड़ों के भी, महिलाओं के भी, और उस हम्म, नैरेटिव को जनता तक ले जाती है बीजेपी, तो एक चेहरा उनको मिल सकता है और उसका लाभ भी मिल सकता है। लेकिन जी। उसके लिए आपको ये दिखाना होगा, उसके पहले जब प्रधानमंत्री आएंगे और अपने दौरों में वो 1000 करोड़, लाख करोड़, 50,000 करोड़ की योजनाएं घोषित करेंगे, उसके हम्म, लिए बजट का क्या प्रोविजन करते हैं, उसके लिए पैसे सही। का क्या प्रावधान होता है। एक लाख बिल्कुल। तैंतालीस हजार करोड़ रुपया केंद्र से मिलने की बात है, लेकिन हम्म, बजट तो हमारा 2,60,65,000 करोड़ का ही है, 2,70,000 करोड़ का है। जी। अभी हम देख रहे थे ज्ञानेश्वर जी, हम ही लोगों की तरफ बीमारू राज्य की श्रेणी में था राजस्थान, और हाँ, उसका हाँ। बजट इस साल 6 लाख करोड़ का होने जा रहा है, 6 लाख करोड़। 6 लाख करोड़ का, सोचिए हाँ, हमसे सोचिए। आबादी लगभग आधी है, लगभग हम्म, आधी आबादी वाला प्रदेश है, बीमारू प्रदेश था, और 6 हम्म, लाख करोड़ का बजट पेश हो रहा है, और हम लोग अभी पौने 3 लाख करोड़ और या उससे नीचे अटके हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस बात को, अगर आप बजट बढ़ाते हैं, हमारा बजट बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ाने हम्म, का उपाय सोचते हैं, भारत सरकार मदद करती है, तो फिर वो एक इशू होगा जिसको लेकर के आप चुनाव में जाएंगे। अन्यथा बिल्कुल जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, अपने पिताजी को भारत रत्न देने की मांग करके, उनके पिछड़े और गरीबों का, दलितों, वंचितों का मसीहा होने की जो लिगेसी है, उस लिगेसी को वो खोद करके निकाल रहे हैं और लालू यादव के चेहरे पर एग्रेसिव होकर के जा रहे हैं, तब सोचना होगा, अगर नीतीश कुमार भी अब नहीं है, हम्म, नीतीश कुमार मान के चलिए कि चुनाव में नहीं है, उनके चेहरे पर आप लड़ने जाएंगे तब भी उनका चेहरा नहीं है जो भरोसा दिला सके, तो जी। उसके बाद नीतीश कुमार भी नहीं है और लालू यादव नहीं है, तो तेजस्वी यादव भी तो होंगे, इनके बीच से कौन निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उसको काउंटर करने के लिए आपको बजट में, उसके बाद आपके पास राजनीतिक जो विमर्श है वो खत्म हो जाएंगे, पॉलिटिकल नैरेटिव आपके पास कम बचेगा, और इकोनॉमिक आपके पास जो नैरेटिव है, आर्थिक विमर्श आपके पास बचेगा, वित्तीय विमर्श बचेगा, जिस पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, चुनाव लड़ने के लिए देखिए तमाम जो खेमे हैं, तमाम जो गठबंधन है, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और आरजेडी इस मूड में आ गया है कि लालू यादव को ताले में बंद नहीं रखेंगे, लालू यादव के नाम पर ही लड़ लेते हैं। और लालू यादव देखिए अभी फिजिकली बहुत फिट नहीं है, लेकिन मेंटली बहुत फिट है। और दूसरी ओर फिजिकली तो ठीक है, लेकिन मेंटली देख ही रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो क्या आगे यह भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।